साथियों नमस्कार। हम रीड को दृष्टिगत रखते हुए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखा जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है और सीखा जाता है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखें तो शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है कि उनसे प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर, समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर, उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर, उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। तो समस्या समाधान आधारित प्रश्न पूछकर जो है एक शिक्षक सृजनात्मक विचारों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो ऐसे बाह्य कारक क्या हैं कि उनके संस्कृति के बारे में और प्रशिक्षण जो कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, और जैसे उन पिछड़े पृष्ठभूमि से हैं तो इसको लेकर बच्चों में ये बाह्य कारक जो हो सकते हैं, और प्रशिक्षण को लेकर तो यह हमारा दो कारक हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। तो मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर क्या करता है। जो मनोसामाजिक सिद्धांत है तो मनोसामाजिक सिद्धांत उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर ध्यान देता है, क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत बालक में मनोलैंगिक विकास के साथ साथ मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलाता है। और यह सिद्धांत 8 अवस्थाओं में विभक्त है, और इसमें चौथी अवस्था जो हमारी है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देती है, और यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें हम तो कौन सी असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा है। तो असाधारण बच्चे की अधिक उपयुक्त परिभाषा में वह एक है जो, कौन सी परिभाषा, जो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चे से अलग हैं, उन्हें स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। तो यही असाधारण बच्चे की परिभाषा है कि वह मानसिक और शारीरिक और सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बच्चे से ऐसे अलग हैं कि उन्हें स्कूली व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है। तो ये असाधारण बच्चे होते हैं। असाधारण बच्चे जो मानसिक और शारीरिक रूप से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। अगले क्वेश्चन को यदि हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। तो एक समूह में स्वीकार्य कौन कौन से हो सकते हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता। तो माता पिता एवं भाई बहन तो एक समूह में, और उनके व्यवहारों के प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान तो ये जो है इनकी अधिक भूमिका रहेगी बच्चे के व्यवहार परिवर्तन में या उसके व्यवहार के सुधार में, माता पिता एवं भाई बहन। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो अव्यक्त की स्वतंत्रता देना, और पाठ्यक्रम का दोहराना, सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान, और रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना। तो इसमें जो है सही हो जाएगा कि पाठ्यक्रम का दोहराना एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य रखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी सभी चीज़ गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे। तो उससे कक्षा में आप किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे, इसको देखें यदि हम, तो इसमें उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, और उसकी सुविधा के अनुसार जो उससे सुविधा हो उस गति से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक जो है समावेशी कक्षा की यह भूमिका होती है
कि व्यक्तिगत रूप से सबकी विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाए और सब बच्चों के लिए जो उपयोगी है उस तरीके की पठन पाठन की क्रियाकलाप किया जाए। इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, तो उपयुक्त सभी इसमें हैं। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है, तो इसमें भावनात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, यही आध्यात्मिक नहीं इसमें नहीं है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, तो संवेगात्मक विकास, शरीर और गत्यात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है शारीरिक और गत्यात्मक विकास के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो बहिर्मुखी व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, तो इसमें जो है इसमें सही हो जाएगा कि सामाजिक परिस्थितियां उनकी ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं, वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है, वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो इसमें सही हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व के मामले में वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो समाज में निकलते हैं और समाज से मुखातिब होते हैं, तो वे सामाजिक स्थितियों से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो शिक्षिका को सहजानुभूत सिद्धांतों में क्या करना चाहिए, बच्चे को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देना चाहिए, बच्चों को इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा प्रतिकूल प्रमाणों एवं सहजानुभूत सिद्धांत, जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो CCE में कितने प्रतिशत निर्माणात्मक मूल्यांकन है, तो इसमें 40% निर्माणात्मक मूल्यांकन है, यानी इसमें 40% निर्माणात्मक मूल्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो सत्य या असत्य कथन जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है, तो अधिगम का नवीन अनुभव प्राप्त करने, व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, तो ये सब सभी है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था, यही इसकी विशेषता नहीं है पूर्व बाल्यावस्था की। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है, तो ये दिया है हैंस आइसेंक महोदय ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ कैसे होगा, तो अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, तो उपयुक्त सभी विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो शब्द पहचानना, कूट तोड़ने का कौशल और समझ जैसी पठन प्रक्रियाओं में बाधा वाले विशिष्ट अध्ययन विकार को कहते हैं, तो डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, ऑटिज्म, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, तो इसमें आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें तो वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है, उसमें क्या कहलाता है कि कौन सा मूल्यांकन, तो ये आरंभिक मूल्यांकन कहलाता है, जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है कि जो बच्चा कैसे है, तो उसका आरंभिक मूल्यांकन किस तरीके से है, उसको किस लेवल पर पढ़ाया जाए, तो ये आरंभिक मूल्यांकन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तित्व मापन की CAT विधि की गई थी बैलक द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो स्किनर महोदय के द्वारा।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। तो यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक यानी बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक। तो पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक यह इसमें क्या है, उपयुक्त विकल्प नहीं है दृष्टिबाधित बालकों के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, तो इसका मेन कारण है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते हैं, तो यह निस्सहायता का सबसे बड़ा कारण है। बाकी विकल्प इसमें सही नहीं है कि कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बन पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो ये सब निस्सहायता के कारण नहीं है। निस्सहायता का कारण एक है कि इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, यही निस्सहायता का सबसे बड़ा कारण है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है, तो ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, दोहराव शिक्षण से अलग हटना, विद्यार्थियों में अंकगणित सक्षमता बढ़ाना, लोचदार परीक्षा प्रणाली। तो इसमें जो है विद्यार्थियों में अंकगणितीय सक्षमता बढ़ाना, यह क्या है, इस सिद्धांत के एनसीएफ 2005 सिद्धांत के प्रिंसिपल के अंतर्गत नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है, तो यह वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है, तो संवर्धन का अर्थ क्या है, संवर्धन का अर्थ है कि शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति बढ़ाना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। तो इसमें उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि ऐसे विद्यार्थियों का वर्तमान स्तर यानी ग्रेड को छोड़कर अपने उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो यह प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ हो जाएगा। तो यह रहा रीट के दृष्टिगत हमारा प्रैक्टिस सेट। आगे भी हम अन्य प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व करते हैं और अपनी ज्ञान में अभिवृद्धि करते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।